हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर इंटरनेशनल प्राइसिंग जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ऊपर जो आई आइकन आ रहा है आप इस पर भी क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वास्तव में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, मार्केटिंग की एक बहुत वाइडर टर्म है, बहुत यानी कि एक विस्तृत विचारधारा है, जिसमें क्या है कि गुड्स के प्रोड्यूस होने के बाद, लेकिन गुड्स के कंज्यूम होने से पहले उसकी जो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स को ले जाना, उसको स्टोर करना, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जैसे आपको पता ही है कि मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं, 4 पीस, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्रमोशन। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो मार्केटिंग मिक्स का जो प्लेस एलिमेंट है उससे बिलोंग करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो वास्तव में मार्केटिंग मिक्स का जो प्लेस एलिमेंट है उससे बिलोंग करता है, यानी कि प्लेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मकसद है क्या? ये यूँ कहे कि मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है? देखिए, मार्केटिंग का मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने साथ अटैच करना, इन्वॉल्व करना। यानी कि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक है वो उसके साथ जुड़े। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट होंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? नेचुरली डिमांड क्रिएट होगी। अब लेकिन जब डिमांड क्रिएट होगी, जहाँ कस्टमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, अगर वहाँ पर प्रोडक्ट टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? नेचुरली बात है, आपकी जो सेल है, कंपनी की जो सेल है वो तो बढ़ेगी नहीं। तो सेल तभी बढ़ेगी जब वो गुड्स जो है वो प्रॉपरली वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। तो यूँ कह सकते हैं कि वास्तव में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखिए, ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि राइट काइंड प्रोडक्ट, मतलब राइट प्रोडक्ट जो है राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर जो है अवेलेबल कराया जाता है, खासकर वहाँ जहाँ पर जो है गुड्स की डिमांड एग्जिस्ट करती है। उसी को ही वास्तव में जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करके ही जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, पैकेजिंग हो गई, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई। इन सबको हम आगे जाके आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो एक्टिविटी है वास्तव में एक लिंक क्रिएट करती हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। तो एक जो है इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा जो है जो प्रोडक्ट जो है उसको कंज्यूमर के पास राइट जो प्रोडक्ट है राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में और राइट क्वालिटी में अवेलेबल करा के ही जो है कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी पे अगर अवेलेबल करा पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो देखिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वास्तव में करता क्या है? देखिए, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स और सर्विसेज का, वो 2 तरह की यूटिलिटी जो है क्रिएट करता है। एक तो होती है प्लेस यूटिलिटी और एक होती है टाइम यूटिलिटी। अब जो प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी होती हैं। अब ये किस तरीके से क्रिएट करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या करती है? वो करती है कि गुड्स को जो है प्रोडक्शन टाइम से लेके कंजम्पशन टाइम तक स्टोर करके रखती है। यानी कि जिस टाइम गुड्स प्रोड्यूस होता है, होता तो ये है कि कई बार क्या होता है कि जिस टाइम आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये तो नहीं है कि सारा का सारा गुड जो है वो उसी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेचुरली बात है, उसके जो प्रोडक्शन टाइम और कंजम्पशन टाइम है उसके बीच में एक टाइम गैप हो सकता है। तो जो वेयर हाउसिंग एक्टिविटी के द्वारा गुड्स को हम जब तक उसकी डिमांड नहीं होती तब तक उसको स्टोर करके रखते हैं। तो एक तरीके से ये वो हेल्प करता है टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करने में। अब खासकर जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो सीजनल क्रॉप्स होती हैं, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है और उस टाइम अचानक जो है सप्लाई जो है गुड्स की बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पूरे साल चाहिए होती है। अब ये तो है नहीं कि आज जो है गेहूं की फसल कटी, आज ही सारी गेहूं कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन गेहूं की जो ज़रूरत है वो तो पूरे साल रहेगी। तो जब तक पूरे साल उसकी ज़रूरत को बनाए रखना, यानी उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वीट को जो है वेयर हाउस में यानी कि गोडाउन में जो है स्टोर करके रख लेंगे। इसी तरीके जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। ये किस तरीके से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है? देखिए, ये जो है गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो वहीं की वहीं जो है गुड्स सारा का सारा
कंज्यूम हो सकता है कि जो प्रोडक्शन प्लेस है वो डिफ़र हो, जो कंजम्पशन प्लेस है वो डिफ़र हो। अब जस्ट लाइक हम सब जानते हैं कि जो इंडिया में जो चाय है, टी है, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है। नेचुरल बात है, इंडिया में जो चाय प्रोड्यूस होती है वो दार्जिलिंग में प्रोड्यूस होती है, आसाम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो उसकी कंजम्पशन है वो तो ऑल ओवर इंडिया में, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो नेचुरली बात है, जो प्रोडक्शन प्लेस है और कंजम्पशन प्लेस है उसके बीच में एक गैप है, उस गैप को जो है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पूरा किया जाता है। अब ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी वास्तव में परफॉर्म कौन करता है? देखिए, इसे प्रोड्यूसर भी कुछ हद तक परफॉर्म करता है, कुछ हद तक मिडिल मैन परफॉर्म करते हैं और कुछ हद तक कंज्यूमर परफॉर्म करता है। अब जो है जो जो अगर प्रोड्यूसर जो है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर जो प्रोड्यूसर है वो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल को, यानी कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अगर इन्वेंट्री कंट्रोल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करे तो उससे जो है वो स्टॉक आउट की पोजीशन से अपने आप को बचा सकता है। स्टॉक आउट क्या होता है? मान लीजिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल अचानक ख़त्म हो गया, तो अब क्या होगा? मशीनें रुक जाएंगी, लेबर काम नहीं करेगी, तो ये भी बहुत एक लॉस मेकिंग सिचुएशन है। तो नेचुरली बात है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है वो इस सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक को मेंटेन कर लिया जाए तो उससे स्टॉक आउट की पोजीशन तो बच जाएगी, लेकिन उससे जो कैरिंग कॉस्ट है, यानी कि उस स्टॉक को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो ज़बरदस्त जो है बढ़ जाएगी। तो इसके बीच में एक बैलेंस करना पड़ता है जो है इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रॉपर वे में मैनेज करके, जिससे कि जो है कैरिंग कॉस्ट और एज वेल एज स्टॉक आउट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। पास्ट में क्या होता था कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटी है उसे मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद करता था, लेकिन जैसे जैसे जो है मार्केट वाइडर होती गई, बढ़ती गई, अब उस लिए जो है एक मैन्युफैक्चरर के लिए खुद इस एक्टिविटी को करना बहुत ही मुश्किल होता गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब उसको क्या करना पड़ता था, जब पास्ट में वो खुद इसको परफॉर्म करता था, उसे अपने पास एक लार्ज क्वांटिटी में जो है बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेंटेन करने पड़ते थे, एक बहुत बड़ी जो है लेबर मेंटेन करनी पड़ती थी इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे जो है मॉडर्नाइजेशन होता गया, जो मार्केट का साइज़ है वो लगातार बढ़ता गया, तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए ये इजी नहीं रहा, कन्विंसिंग नहीं रहा कि वो खुद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करे। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला बहुत सारे जो है इंटरमीडिएटरीज, यानी कि बहुत सारे मध्यस्थ जो है वो इस तरीके के काम में आ गए जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी को पूरा करने लगे। इन मध्यस्थों का फ़ायदा क्या था, इन मिडिल मैन का? देखिए, मिडिल मैन जो थे वो इस तरीके की एक्टिविटी में अपने आप में स्पेशलाइज थे, यानी कि उन्हें इस एक्टिविटी को करने की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और ख़ासकर ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही लोअर कॉस्ट पर कर सकते थे और बहुत ही इफेक्टिव मैनर से कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर। इनके मैन्युफैक्चर के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो कम से कम कॉस्ट पे बहुत ही इफेक्टिवफुल जो है कर सकते थे। तो ये भी रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में मिडिल मैन का जो रोल है वो लगातार बढ़ता गया। तो एक जो है मैन्युफैक्चरर जो है एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करके क्या कर सकता है, वो जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसको कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए एक मैन्युफैक्चरर को जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा वो अपने कस्टमर को आसानी से सेटिस्फाई कर सकता है। और किसी भी कंपनी के लिए जो कस्टमर है वो मेन बेस है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, नेचुरली कोई भी कंपनी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? देखिए, वो कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज बाय एंड कस्टमर। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद है कि प्रोडक्शन प्लेस पे जो गुड प्रोड्यूस हुआ है उसको कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ को प्लान करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना, ताकि जो गुड्स है वो इफेक्टिव वे में जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुँच सके। एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल। ये क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर दे आर कंज्यूम। कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि गुड्स को प्रोड्यूस होने के बाद, लेकिन कंजम्पशन से पहले उसको जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना होता है एंड ट्रांसफ़र करना होता है, उसको जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होती तब तक स्टोर करके रखना होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटी मिलाकर जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग और डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गई होगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मार्केटिंग मिक्स के जो है 4 एलिमेंट होते हैं, 4 पीज होते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस एंड पी फॉर प्रमोशन। और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्केटिंग मिक्स के प्लेस एलिमेंट के अंडर में आता है, यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स का प्लेस एलिमेंट है वही वास्तव में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या है? देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है कि गुड्स को जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमशन प्लेस तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाना, जिसकी जो उसका एंड यूज़र है वहाँ तक गुड्स जो है इफेक्टिव वे में आसानी से पहुँच सके। और उसका जो मकसद है, क्योंकि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन का मकसद क्या है? मकसद तो यही है कि उसका कंजम्पशन हो, तो कंज्यूमर जो है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है, एक तो टाइम यूटिलिटी और दूसरी प्लेस यूटिलिटी। जहाँ पर वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है वो वास्तव में जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करती है? ये गुड्स को जो है होल्ड करके रखती है, स्टोर करके रखती है फ्रॉम प्रोडक्शन टाइम टू कंजम्पशन टाइम, क्योंकि हो सकता है कि गुड्स का जो प्रोडक्शन टाइम हो वो डिफर हो और जबकि कंजम्पशन टाइम हो वो डिफर हो। अब जस्ट लाइक विंटर क्लोथ्स है, अब विंटर क्लोथ्स की डिमांड कब होती है? नेचुरली विंटर के कुछ मंथ्स में होती है, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता है अचानक ठंड पड़े और आप अचानक ही इन गुड्स को फटाफट, इन क्लोथ्स को फटाफट बना सकें। तो लेकिन इन क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन है वो पूरे साल चलता है, इनके विंटर क्लोथ्स का जो प्रोडक्शन है वो तो पूरे साल चलता है, लेकिन उनकी डिमांड है वो पर्टिकुलर कुछ महीने में होती है। तो जब तक वो डिमांड क्रिएट नहीं होती तब तक क्या करते हैं हम उन क्लोथ्स को वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है। दूसरी ओर वेयर हाउसिंग जो अदर एक्टिविटी है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वो जो है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है, इनकी गुड्स को जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करती है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है कि गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन जो है वो पूरे अलग अलग जगह पे हो सकता है। अब जस्ट एक मारुति है, मारुति सुजुकी की जो कार्स आती हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं? नेचुरली पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होती हैं, इवन वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट होती हैं। अब लेकिन उसका जो प्रोडक्शन प्लांट है वो तो कुछ एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर उसका प्रोडक्शन प्लांट अवेलेबल है वहीं पे की सारी कारें कंज्यूम हो जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उन प्रोडक्शन प्लांट से कंजम्पशन तक, यानी कि जहाँ जहाँ कंज्यूमर है वहाँ तक उस कारों को पहुँचाया जाए, इनकी गुड्स को पहुँचाया जाए। तो एक कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 तरह की यूटिलिटी क्रिएट करता है, एक तो प्लेस यूटिलिटी, दूसरी टाइम यूटिलिटी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सर्विसेज ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है इंटरमीडिएट्स यानी कि जो मध्यस्थ होते हैं उनकी सेवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन कौन से मध्यस्थों की हमें सेवाओं की ज़रूरत होती है? जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, वेयर हाउसेज हो गए यानी कि जिन्हें स्टॉकिस्ट भी कहते हैं जो कि हमारे गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। अब शुरू में ज़्यादातर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि शुरू में जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है मैन्युफैक्चरर खुद कर लेता था, लेकिन वो तब था जब प्रोडक्शन का जो स्केल है, जो ट्रेड का स्केल है वो बहुत लिमिटेड था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड का स्केल बढ़ने लगा, बिजनेस का स्केल बढ़ने लगा, तो प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी खुद कर सके। इसलिए जो है जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी जो भी मध्यस्थ हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है एट प्रेजेंट, क्योंकि जो बिजनेस का लेवल है, जो मार्केटिंग का स्केल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज कॉम्प्रहेंसिव। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कोई छोटी एक्टिविटी नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, वेयर हाउसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टिंग हो गई, लेकिन खाली ये 2 ही एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गई, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, रिड्रेसिंग द कस्टमर कंप्लेंट। जो भी कस्टमर है वो बहुत सारी कंप्लेंट करते हैं, अब जब तक कस्टमर के आप कंप्लेंट को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, लेवल है, वो नहीं बढ़ पाएगा। पैकेजिंग ऑफ गुड्स हो गई कि किस तरीके से जो है पैकेजिंग की जाए, ये भी जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। डिटरमाइनिंग द ऑर्डर साइज़ क्या रखा जाए, यानी कि मिनिमम ऑर्डर साइज़ क्या रखा जाए कि कम से कम इतना ऑर्डर तो हमारे पास आना ही चाहिए। हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो गया कि गुड्स को प्रोड्यूस होने के बाद, फिनिश होने के बाद उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए जब तक कि वो गुड्स जो है कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता। ये सारी एक्टिविटी जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है। तो यूँ कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव, काफ़ी विस्तृत एक्टिविटी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वास्तव में कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से लिंक करता है, और ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन किस तरीके से बढ़ाता है? देखिए ये राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर
और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे जो है अवेलेबल कराता है, राइट क्वांटिटी में अवेलेबल कराता है, राइट क्वालिटी में अवेलेबल कराता है। और इसका जो इसका जो वास्तव में नतीजा निकलता है, जो इसका रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट ये निकलता है कि जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी हाई होता है, वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। तो कह सकते हैं कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मकसद है वो मकसद है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना। और वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, जब मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कि खासकर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है उसको काफ़ी इफेक्टफुल तरीके से जो है पूरा किया जाए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ये सब्सक्रिप्शन का जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें हमारी ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप अपनी क्वेरी या सजेशन कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।